Yes, students, today we will discuss equity shares in merits and demerits. You know, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट यू मीन बाय द इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स है क्या और इक्विटी शेयर्स की फीचर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स के फीचर्स और मीनिंग डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो इक्विटी की मेरिट्स। मैं एक बार मेरिट्स डिस्कस करने से पहले आप लोगों को मीनिंग, जो बच्चे नहीं आए, एक बार दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। इक्विटी शेयर्स means those shares which have no preferential right given by the company. It means equity shares को कंपनी फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं देती। सेकेंड, जब कंपनी का वाइंड अप होता है तो कंपनी ऑल ओवर लीगल पार्टी की पेमेंट करने के बाद सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करती है। सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करती है। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर होते हैं। उनको डिसीजन मेकिंग पावर में उनका प्रॉपर राइट्स होता है, वोट देने का राइट्स होता है। ठीक है, और पूरा मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग पावर उन्हीं की हैंड्स में होता है, बिकॉज दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, उसके बाद उसके फीचर्स थी। फीचर्स डिस्कस करने के बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो आता है इक्विटी शेयर्स की मेरिट्स। इक्विटी शेयर से कंपनी को क्या क्या बेनिफिट मिलता है। मेरिट्स में बेटा फर्स्ट पॉइंट आता है परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल का मतलब होता है कि when we obtain the fund from the equity share, जब एक कंपनी इक्विटी शेयर इशू करके फंड रेज करती है तो कंपनी को परमानेंट कैपिटल मिल जाती है, क्योंकि कंपनी को ये कैपिटल अपनी पूरी लाइफ में रिटर्न करने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर कंपनी ने बैंक लोन से पैसा लिया तो आप लोगों को पता होगा बैंक लोन वाला पैसा एक फिक्स टाइम के लिए मिलता है। उस फिक्स टाइम के बाद वो मनी क्या करनी पड़ती है, उसको रिटर्न करनी पड़ती है। लेकिन अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू करके फंड रेज कर लिया तो कंपनी को लाइफ टाइम के लिए परमानेंट कैपिटल मिल जाती है। मींस इक्विटी शेयर का पैसा कंपनी को अपनी पूरी लाइफ में रिटर्न नहीं करना। एक तो कंपनी को ये फायदा मिल जाता है कि इक्विटी से उसको परमानेंट कैपिटल मिल जाती है। सेकंड, नो चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो कंपनी की असेट्स पर सिक्योर्ड नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आपने बैंक लोन से पैसा ले रखा है, बोरोड फंड से पैसा ले रखा है, तो यू नो बोरोड फंड हमारी कंपनी की किसी न किसी असेट्स पर सिक्योर्ड होता है। विदाउट सिक्योरिटी आप बोरोड फंड से फंड रेज नहीं कर सकते। बट जब एक कंपनी इक्विटी शेयर इशू करके फंड रेज करती है तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को किसी टाइप की कोई सिक्योरिटी नहीं देती है, किसी असेट्स को गिरवी नहीं रखती है उनके लिए। ठीक है, जबकि अगर हमने बैंक से लोन लिया तो हमें बैंक के पास अपनी किसी न किसी असेट्स को सिक्योर रखना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है, तब जाके बैंक हमें लोन देता है। बट कहता है कि इक्विटी शेयर में फिक्स एसेट्स की किसी टाइप की कोई सिक्योरिटी कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं देती है, तो कंपनी को तो फायदा है, सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ रही। थर्ड, हाई क्रेडिट स्टैंडिंग। हाई क्रेडिट स्टैंडिंग का मतलब कि इक्विटी शेयर से कंपनी की जो क्रेडिट वर्थनेस है, इक्विटी शेयर से कंपनी की क्रेडिट वर्थनेस बढ़ जाती है। क्यों क्रेडिट वर्थनेस का मतलब कंपनी की साख बढ़ जाती है, कंपनी की गुडविल बढ़ जाती है, कंपनी की लोन लेने की एबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि कल वाले फीचर में हमने डिस्कस किया था कि इक्विटी के ब्याह पर कंपनी को इजीली से क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है। क्योंकि इक्विटी से कंपनी की क्रेडिट वर्थनेस बढ़ती है, कंपनी की गुडविल इंक्रीज होती है, और जब कंपनी की गुडविल इंक्रीज होती है तो उस गुडविल के ब्याह पर कंपनी इजीली से कहीं भी बैंक से या किसी भी थर्ड पार्टी से इजीली से फंड बोरो कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही है कि अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू कर रखा है तो ऑटोमेटिक मार्केट में उस कंपनी की क्रेडिट स्टैंडिंग का मतलब लोन लेने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। इजीली से उसको मार्केट में आप बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंस अवेलेबल हो जाता है। तो इक्विटी शेयर्स जो है वो कंपनी की क्रेडिट वर्थनेस को इंक्रीज करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है ह्यूज फंड्स, कि इक्विटी के ब्याह पर कंपनी इजीली से लार्ज फंड कलेक्ट कर सकती है। सक्षम कहाँ अटेंशन है यहीं पे, तो कहता है इक्विटी के ब्याह पर कंपनी इजीली से लार्ज फंड कलेक्ट कर सकती है। कैसे कलेक्ट कर सकती है, क्योंकि इक्विटी शेयर से अगर कंपनी ने फंड रेज किया, इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू होती है ना वो जनरली कम होती है। इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू या तो बेटा ₹10 में है या ₹20, 50, 100 बस जनरली ये होती है फेस वैल्यू। इक्विटी के जो पर शेयर वैल्यू होती है ना, एक शेयर की जो वैल्यू है 10, 20, 50,
100 इतने का होता है। कोई भी मिडिल क्लास का पर्सन जिसके पास नॉर्मल इनकम होती है वो इजीली से ये शेयर्स परचेज कर सकता है इस वैल्यू में। इसलिए जैसे ही कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है, मिडिल क्लास के लोग भी कंपनी की इक्विटी शेयर्स परचेज कर लेते हैं, तो कंपनी इजीली से लार्ज फंड कलेक्ट कर सकती है। कंपनी इजीली से लार्ज फंड क्या कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है। तो हाई ह्यूज फंड का मतलब होता है कि इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू लो होने से मिडिल क्लास के लोग भी इसमें इजीली से फंड इन्वेस्ट कर लेते हैं। इसलिए कंपनी जैसे इक्विटी शेयर इशू करती है, इक्विटी शेयर के बिहाफ पर इजीली से लार्ज फंड कलेक्ट कर सकती है पब्लिक से। सो ये थी आपकी मेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं है ठीक है, तो ये आपका था इक्विटी शेयर्स की मेरिट्स। आपका नाम क्या है? नेहा। तो ये है इक्विटी शेयर की मेरिट्स कि भाई जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करके फंड रेज करती है तो कंपनी को परमानेंट कैपिटल मिल जाती है, कंपनी को किसी टाइप की कोई सिक्योरिटी इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने की जरूरत नहीं होती, और कंपनी अगर इक्विटी शेयर इशू करके फंड रेज करती है तो कंपनी की क्रेडिट वर्थनेस भी मार्केट में बढ़ जाती है। इक्विटी के बिहाफ पर कंपनी को इजीली से लोन मिल जाता है, उसकी साख बढ़ जाती है, कंपनी को फायदा हो रहा है ना इक्विटी से। और कहता है इक्विटी की फेस वैल्यू कम होती है, इसलिए मिडिल क्लास के लोग भी इजीली से इक्विटी शेयर परचेज कर लेते हैं, तो कंपनी इक्विटी शेयर के बिहाफ पर इजीली से लार्ज फंड कलेक्ट कर सकती है, कंपनी को फंड की कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। ये थी इक्विटी की मेरिट्स, इट्स क्लियर। उसके बाद आता है इक्विटी शेयर की डीमेरिट्स। इक्विटी शेयर से आपको क्या क्या डीमेरिट्स होती है? सबसे पहले आता है रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न। बेटा एक बात आप मुझे ये बताओ, क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो रिटर्न है, उनका जो प्रॉफिट का शेयर है, उनका जो डिविडेंड जो कंपनी उनको देती है, क्या उनकी डिविडेंड की रेट फिक्स होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की? नो, इक्विटी शेयर होल्डर्स की डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती है। अगर कंपनी, क्योंकि वो रियल ओनर है, अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो कंपनी उनको लार्ज स्केल का प्रॉफिट दे देती है, अगर कम प्रॉफिट हुआ तो कंपनी उनको कम प्रॉफिट देती है। लेकिन अगर कंपनी को लॉस हो गया तो उस केस में कंपनी उनको कुछ भी रिटर्न नहीं करती है। तो इक्विटी की जो रिटर्न है, रिटर्न का मतलब यह उनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का मतलब उनको कंपनी जो डिविडेंड देगी, ठीक है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है, उनकी रिटर्न फिक्स होती नहीं है, कभी उनको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, कभी उनको कम प्रॉफिट मिलता है, कभी उनको कोई प्रॉफिट मिलता ही नहीं है। एक इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उन्होंने पैसा तो लास्ट के लिए कंपनी के पास इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उनकी रिटर्न फिक्स ही नहीं है, कभी ज्यादा प्रॉफिट कभी कम प्रॉफिट, और कभी उनको कुछ मिलता ही नहीं। सेकेंड, इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कैन नॉट बी रिटर्न, कि कंपनी अगर चाहे तो भी कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा वापस नहीं कर सकती है। आप सोचोगे मैडम कंपनी क्यों करना चाहेगी इक्विटी का पैसा वापस? भाई उसको तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि इक्विटी शेयर इशू करके उसको जो पैसा मिल रहा है वो परमानेंट कैपिटल है, परमानेंट पैसा मिल रहा है, उसको वापस करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्यों करना चाहेगी? देखो एक बात मैं आपको समझाती हूँ। समटाइम कंपनी में ऐसी सिचुएशन आती है ओवर कैपिटलाइजेशन, कि कैपिटल ज्यादा हो जाती है और कंपनी को ग्रोथ या एक्सपेंड का कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा, तो उस केस में जो ओवर कैपिटलाइजेशन, जो ओवर कैपिटल मेरे बिजनेस में आइडल पड़ी हुई है, कंपनी चाहेगी यार क्यों इसके ऊपर प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाए, इसको क्या किया जाए, वापस किया जाए, लेकिन कंपनी चाहकर भी उसको वापस नहीं कर सकती क्योंकि ये परमानेंट कैपिटल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने बैंक से पर्सनल लोन लिया 50 लाख रुपए का, क्योंकि मैं अपने एक नया बिजनेस सेटअप करना चाह रही हूँ, समझ आ गया? और जैसे ही मुझे लोन सैंक्शन हो गया, मुझे लोन मिल गया, वैसे ही मेरे मतलब जो दादा थे उनकी तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटलाइज हो गई, और काफ़ी दिन हॉस्पिटलाइज रह गए, और मैं अपने दादा की केयर के लिए हॉस्पिटल चली गई, और 2 से 4 महीने मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो इसका मतलब मैं उस 50 लाख रुपए को इन्वेस्ट ही नहीं कर पाई। मेरा जो बिजनेस सेटअप करने का प्लान था वो रुक गया थोड़े टाइम के लिए। 50 लाख रुपए का लोन तो मुझे मिल गया, मैं तो इंटरेस्ट बैंक को दूंगी, चाहे मैंने वो 50 लाख रुपए यूज करे या ना करे, तो मेरे पास ओवर कैपिटल हो गई ना, क्योंकि मैं यूज नहीं कर रही। मैं क्या चाहूंगी, अगर भाई बिजनेस सेटअप नहीं करी तो इस 50 लाख को क्या कर दूं वापिस, क्यों बड़े बड़े पैसे का लो इंटरेस्ट दे रही हूँ मैं? कहीं ना कहीं हमारी माइंड में ये थिंकिंग आती है कि नहीं आती? सेम यही है, कंपनी सोचती है कि अगर मेरे पास ग्रोथ का स्कोप नहीं है, मैं अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पा रही हूँ, और मेरे पास ओवर कैपिटल की सिचुएशन है, मेरे पास
क्योंकि कंपनी चाहे उस पैसे को यूज कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो अगर प्रॉफिट होगा तो आपको डिविडेंड देना ही देना पड़ेगा। तो इसमें कहता है कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो इनफ्लेक्सिबल होती है कि अगर कभी कंपनी में एक्सपेंशन का स्कोप नहीं है और कंपनी के पास कैपिटल आइडल में पड़ी हुई है तो उस केस में कंपनी वो कैपिटल रिटर्न भी नहीं कर सकती है। थर्ड, लीगल फॉर्मेलिटी। लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब होता है व्हेन वी इशू द इक्विटी शेयर देन वी फुलफिल वेरियस लीगल फॉर्मेलिटी। फॉर एग्जांपल हमें रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी होती है, प्रोस्पेक्टस बनवाना होता है, कॉमन सील बनवानी होती है, ब्रोकर हायर करने पड़ते हैं, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हमें कंप्लीट करनी पड़ती है, तब जाके इक्विटी शेयर इशू होते हैं। तो इक्विटी शेयर इशू करने की जो प्रोसेस है वो काफ़ी लॉन्ग और लेंथी है। इक्विटी शेयर इशू करने की जो प्रोसेस है वो काफ़ी लॉन्ग और लेंथी है, ठीक है। इसलिए काफ़ी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज हमें फुलफिल करनी पड़ती है। फोर्थ, इशू डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन। बेटा मार्केट में दो टाइप की कंडीशन होती है, एक बूम की सिचुएशन होती है और एक बियर की। बूम की सिचुएशन में शेयर मार्केट हाई होता है और बियर की सिचुएशन में शेयर मार्केट क्या रहता है, डाउन रहता है। कहता है इक्विटी शेयर का इशू करना किस पे डिपेंड करता है, मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। और मार्केट में दो कंडीशन होती है, एक बूम और एक बियर। बूम सिचुएशन में शेयर की प्राइस हाई रहती है और बियर सिचुएशन में शेयर की प्राइस क्या रहती है, डाउन रहती है। तो एक कंपनी कब शेयर इशू करेगी, बूम की सिचुएशन में शेयर इशू करेगी, क्योंकि बूम की सिचुएशन में अगर वो शेयर इशू करेगी तो कंपनी को फायदा है, क्योंकि शेयर की फेस वैल्यू मेरी 10 है और मार्केट बूम में है तो शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, 10 का शेयर 15 रुपए में बिक रहा है क्योंकि बूम की सिचुएशन है। तो कंपनी एक शेयर 10 रुपए का इशू करेगी, लेकिन पैसा कितना मिलेगा उसके बदले में कंपनी को 15 रुपीज यानी 15 रुपीज मिल रहा है, तो डेफिनेटली कंपनी को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो कंपनी यानी इक्विटी शेयर आप हर कंडीशन में इशू नहीं कर सकते। इक्विटी शेयर आप मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इशू करोगे। अगर मार्केट में बूम की सिचुएशन है, शेयर मार्केट हाई पे चल रहा है, हाई पे अच्छे से शेयर की प्राइस है, तो आप इक्विटी शेयर इशू करोगे। अगर शेयर मार्केट डाउन पे चल रहा है तो शेयर की प्राइस डाउन हो रखी है, उस केस में आप इक्विटी शेयर इशू नहीं करोगे, क्योंकि बियर मार्केट में अगर आपने इक्विटी शेयर इशू कर दिया तो आपको प्रॉफिट होने की बजाय क्या हो जाएगा, लॉस, क्योंकि 10 के शेयर है लेकिन मार्केट तो डाउन पे चल रहा है, 10 का शेयर 8 में बिक रहा है, तो आप 8 रुपए में आप बेचोगे तो 2 रुपए का तो आपको क्या हुआ, लॉस ही हुआ। तो हर सिचुएशन में आप इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते। जब बूम की सिचुएशन होती है तब ही इक्विटी शेयर इशू किया जाता है, बियर या डिप्रेशन की कंडीशन में इक्विटी शेयर इशू नहीं किया जाता है। इट्स क्लियर। तो ये थी इक्विटी शेयर की डीमेरिट्स कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स की रिटर्न फिक्स नहीं होती है, समटाइम ज्यादा प्रॉफिट होता है तो उनको हाई रिटर्न देनी जाती है, कभी लो रिटर्न और कभी रिटर्न दी ही नहीं जाती। रिटर्न का मतलब सबको समझ आ गया, ठीक है। इक्विटी शेयर जो होता है वो इनफ्लेक्सिबल होते हैं। अगर कंपनी के पास एक्सपेंशन का स्कोप नहीं है तो उस केस में कंपनी चाहे तो भी उनकी कैपिटल रिटर्न नहीं कर सकती है। शेयर इशू करने में काफी लीगल फॉर्मेलिटीज हमें फुलफिल करनी पड़ती है। इसमें शेयर इशू करने की जो प्रोसेस है वो काफी लॉन्ग और लेंथी है, और शेयर इशू करना मार्केट की कंडीशंस पे डिपेंड करता है। कभी बूम की सिचुएशन होती है, कभी डिप्रेशन की, तो बूम में शेयर की प्राइस जब हाई होती है तभी आप इक्विटी शेयर इशू करोगे, क्योंकि तभी इशू करने से आपको क्या है, फायदा है। ये थी इक्विटी की मेरिट्स और डिमेरिट्स। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, बोलो भाई। मेरिट्स में किसी को कोई डाउट है, डिमेरिट्स में किसी को कोई डाउट, ओके। देन द नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, ये आपके पेपर में नहीं आता है, सीबीएसई के पेपर में नहीं आएगा, बट फिर भी मैं इसको कराती हूँ, क्योंकि जब आप 12th में होंगे तो अकाउंट्स में, ठीक है, इशू ऑफ शेयर का एक चैप्टर आता है 25 मार्क्स का, तो उस केस में ये बैलेंस शीट बनानी होती है, तो आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको समझा देती हूँ शेयर कैपिटल, क्योंकि मैंने कल आपको समझाया था शेयर कैपिटल है क्या। तो शेयर इशू करने से कंपनी को जो कैपिटल रिसीव होती है उस कैपिटल को शेयर कैपिटल कहा जाता है। शेयर कैपिटल आपकी 5 टाइप की होती है। सबसे पहले आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, दूसरी कैपिटल आती है आपकी इशूड कैपिटल, तीसरी कैपिटल आती है आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल,
और चौथी आती है आपकी कॉल्ड अप कैपिटल। और पांचवी आती है आपकी पेड अप कैपिटल। ओके, देन फर्स्ट पॉइंट अथोराइज कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट आपका कौन सा है? अथोराइज। अथोराइज को आप नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हो। अथोराइज को क्या बोला जाता है? नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आता है कि अथोराइज कैपिटल है क्या? अथोराइज या नॉमिनल कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल होती है जिसको सेबी अथोराइज करती है। अथोराइज या नॉमिनल कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल होती है जिसको सेबी अथोराइज करती है। समझ आ रहा है? अथोराइज या नॉमिनल कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल होती है जिसको सेबी अथोराइज करती है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन टू द कंपनी। यानी मैं आपको समझा देती हूँ, जब एक कंपनी सेटअप होती है तो उस टाइम कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग सेबी उसको शेयर अथोराइज करती है। सेबी उसको शेयर देती है कि ये शेयर जब तक आपकी लाइफ चलेगी, जब तक आप सर्वाइव करोगे मार्केट में, तब तक आप मैक्सिमम इतने शेयर इशू कर सकते हो। उन शेयर्स को क्या कहा जाता है? अथोराइज शेयर। ये अथोराइज शेयर वो मैक्सिमम शेयर होते हैं जिसको कंपनी अपनी पूरी लाइफ में इशू करती है। इससे ज्यादा के शेयर कंपनी अपनी लाइफ में इशू कर ही नहीं सकती। उस शेयर को अथोराइज, उस कैपिटल को अथोराइज कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, उसको नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। अथोराइज में जैसे सेबी ने आपको 10,000 शेयर्स अथोराइज किए एट अ रेट ऑफ ₹10 ईच। इट मीन्स आपकी अथोराइज कैपिटल कितनी होगी? ₹1 लाख। ये आपकी अथोराइज कैपिटल है। यानी जब कंपनी सेटअप होती है तो आप सोचोगे मैडम शेयर कहाँ से आते हैं, कौन देता है? भाई कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग से भी उसको शेयर अथोराइज करती है कि भाई आप अपनी पूरी लाइफ में 10,000 शेयर इशू कर सकते हो और एक शेयर की फेस वैल्यू सेबी ने डिसाइड कर दी 10 रुपए, 1 लाख रुपए तक की आपकी अथोराइज कैपिटल है। ये वो मैक्सिमम शेयर्स होते हैं जिसको कंपनी अपनी पूरी लाइफ में इशू करती है। सेबी इनको वापस ले लेती है। समझ आ रहा है? उसके बाद आता है इशूड कैपिटल। अथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जो सेबी इशू करता है मार्केट में। अथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जिसको सेबी इशू करती है। इशूड कैपिटल का मतलब होता है अथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जिसको कंपनी मार्केट में इशू करती है, उस कैपिटल को इशूड कैपिटल कहा जाता है। समझ आ रहा है? यानी भाई मैक्सिमम शेयर्स व्हिच आर अथोराइज्ड बाय द सेबी टू द कंपनी इज कॉल्ड अथोराइज कैपिटल। और अथोराइज कैपिटल में से जो शेयर्स कंपनी मार्केट में इशू करती है, पब्लिक में इशू करती है, उन शेयर्स को इशूड कैपिटल कहते हैं। कंपनी कभी भी सारे शेयर एक साथ इशू नहीं करती है। जब जब कंपनी को फाइनेंस की जरूरत होती है तब तब अपनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ शेयर्स को मार्केट में टाइम टू टाइम इशू करती रहती है। तो जो शेयर वो मार्केट में इशू करती है, जनरल पब्लिक में इशू करती है, उन शेयर्स को इशू कैपिटल कहा जाता है। इट्स क्लियर? जैसे 10,000 शेयर सेबी ने लिए, उसमें से कंपनी ने 1,000 शेयर्स पब्लिक में इशू कर दिए। 1,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। यानी 10,000 रुपए के शेयर कंपनी ने क्या कर दिया? 1,000 शेयर है, एक शेयर 10 का है, तो 10,000 रुपीज के शेयर्स मैंने पब्लिक में क्या कर दी? इशू कर दी। 1,000 शेयर इशू कर दी। सब्सक्राइब कैपिटल, बेटा जितने शेयर में इशू करती हूँ वो तो मेरी इशूड कैपिटल हो गई। पब्लिक से जितने एप्लीकेशन मेरे पास आती है शेयर परचेज करने की, वो मेरी सब्सक्राइब कैपिटल होती है। वो मेरी कौन सी कैपिटल होती है? सब्सक्राइब कैपिटल होती है। क्योंकि अगर किसी कंपनी की रेपो अच्छी है, बहुत अच्छी गुडविल है, तो कंपनी 1000 शेयर इशू करती है, लेकिन खरीदने की एप्लीकेशन 1200 तक की आ जाती है, 1500 तक की आ जाती है। नॉर्मल गुडविल है तो कंपनी 1000 शेयर इशू करती है और खरीदने की एप्लीकेशन 1000 ही आ जाती है। और जिन कंपनी की रेपो अच्छी नहीं होती तो आप लोगों को पता है उनके पास खरीदने की एप्लीकेशन 1000 से कम भी आ जाती है। तो जितनी एप्लीकेशन मेरे पास आती है शेयर परचेज करने की पब्लिक से, उस कैपिटल को सब्सक्राइब कैपिटल कहा जाता है। आप लोगों को मैंने फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी चैप्टर में मैंने आप लोगों को कराया था कि एक कंपनी जब भी पब्लिक को शेयर अलॉट करेगी जब उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव हो जाती है। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट का मतलब होता है 90% ऑफ राइट इशू, कि जितने शेयर वो इशू करती है उतने शेयर का कम से कम 90% की एप्लीकेशन आना कंपनी के पास जरूरी होता है।
अगर कंपनी के पास 90% शेयर्स की एप्लीकेशन नहीं आती है तो वो कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती है। समझ आया? तो यहाँ पर देखना एक बार, जितने शेयर्स की एप्लीकेशन पब्लिक से कंपनी के पास आती है शेयर परचेज करने के लिए, उस कैपिटल को सब्सक्राइब कैपिटल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल है, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, 900 शेयर्स खरीदने की एप्लीकेशन मेरे पास आई एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो 9000 मेरी सब्सक्राइब कैपिटल होगी। 1000 शेयर इश्यू करा, 1000 का 90% 900 ही बना ना, तो मतलब 90% मुझे मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव होगी, तो मैं तो शेयर इश्यू कर सकती हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पर 850 शेयर आ जाते तो क्या एक कंपनी शेयर इश्यू कर सकती थी? नहीं, क्योंकि वो कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है, तो उस केस में कंपनी शेयर इश्यू ही नहीं कर सकती। तो ये बात सबको समझ आ गई। पब्लिक से जो एप्लीकेशन रिसीव होती है उस कैपिटल को सब्सक्राइब कैपिटल कहा जाता है। फिर आती है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल यानी कंपनी जो है जितना पैसा पब्लिक से कॉल करती है, मंगवाती है कंपनी जितना पैसा पब्लिक से, उस कैपिटल को कॉल्ड अप कैपिटल कहा जाता है। उस कैपिटल को कौन सी कैपिटल कहा जाता है? कॉल्ड अप कैपिटल। जैसे फॉर एग्जांपल है, 900 शेयर आए मेरे पास खरीदने के लिए, 900 एप्लीकेशन आई, तो 900 लोगों को तो शेयर दूंगी, 100 शेयर अपने रख लूंगी, जब कोई खरीदने वाला है फ्री में तो कोई देने से रहेंगे, 100 शेयर अपने रख लूंगी और 900 शेयर लोगों को दे दूंगी। तो कंपनी 900 शेयर पर पब्लिक से कितना पैसा मांगती है? ठीक है, 900 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each, वन कॉल्ड ₹8 पर शेयर, 8 रुपए मांगा, तो मेरे कितना हो गया? 7,200 रुपए, 7200 रुपए। अब क्वेश्चन एक आता है कि भाई मैडम एक बात बताओ, भाई अगर मान लो मेरे पास 900 शेयर की एप्लीकेशन आई है और कंपनी कहती है भाई एक शेयर तो 10 का है, आप 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दो, तो कॉल्ड अप भी आपकी इतनी रहेगी 9000। कॉल्ड अप भी कितनी रहेगी? 9000। कंपनी कहती है भाई एक शेयर 10 का है, आप 9 रुपए के हिसाब से मुझे पेमेंट कर दो, तो यहाँ पर फिर कॉल्ड अप कितनी आ जाएगी? 8100 आ जाएगी। कंपनी, मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया कि कंपनी 8 रुपए मांग लेती है, 10 का शेयर है, लेकिन कंपनी कितना रुपए मांगती है? 8, तो यहाँ पर कितना आ गया आपकी कॉल्ड अप कैपिटल? 7200। फिर बच्चा क्वेश्चन पुट अप करता है, मैडम एक बात बताओ, कंपनी 2 रुपए क्यों कम मांगेगी भाई? जब कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 10 है तो कंपनी 10 ही मांगेगी ना, 8 क्यों मांगेगी? क्योंकि उसको तो 2 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस या प्रॉफिट? लॉस हो रहा है, तो कंपनी अपने लिए लॉस क्यों बियर करेगी? भाई सिंपल सी बात है, क्यों 2 रुपए कम मांगेगी? बेटा आप ये मत सोचना वो मांगेगी नहीं, वो मांगेगी। कंपनी ने जो 2 रुपए अनकॉल्ड है, जो मांगे नहीं है, कंपनी अपनी अनकॉल्ड अप कैपिटल को एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके रिजर्व कर लेती है, उसको रिजर्व कैपिटल कहा जाता है। और उस पैसे को कंपनी तब मंगवाएगी जब कंपनी का वाइंड अप होता है, जब कंपनी को वाइंड अप करते हैं, क्लोज डाउन करते हैं, उस टाइम कंपनी वो 2 रुपए मंगवा लेगी अपना, जस्ट लाइक एक टाइप की सेविंग कर दी कंपनी। ये मत मानना फ्री में छोड़ दिए 2 रुपए, ऐसे ही नहीं। कंपनी ने जो 2 रुपए अनकॉल्ड अप कैपिटल है, 2 रुपए नहीं मांगे ना, 900 शेयर है और 2 रुपए के हिसाब से 1800 रुपए बने, तो आप ये मानो उस 1800 रुपए को कंपनी एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करती है, ठीक है, और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके उस वाले 1800 रुपीज को कंपनी रिजर्व मान लेती है और उस कैपिटल को रिजर्व कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, उस कैपिटल को रिजर्व कैपिटल कहा जाता है और रिजर्व कैपिटल का यूज उस टाइम पे कंपनी मंगवाती है जब कंपनी का वाइंड अप होता है, उस टाइम हम वो 2 रुपए उससे मंगवा लेते हैं, वहाँ यूज हो जाता है उस टाइम में। तो ये आपकी होल्ड अप कैपिटल का मतलब समझ आ रहा है कि भाई कंपनी ने पब्लिक से कितना पैसा होल्ड करा। कंपनी 10 के 10 भी मांग सकती है, 9 भी मांग सकती है, 8 भी, जो कंपनी पे डिपेंड है कितना मांगती है। पेड अप कैपिटल, बेटा कंपनी ने तो 8 रुपए मांगा, पेड अप कैपिटल का मतलब पब्लिक कितना पेड करती है कंपनी को। कंपनी ने तो 8 रुपए मांगा, लेकिन पब्लिक कितना पेड करती है, पब्लिक ने जितना पैसा कंपनी को पेड करा, उस कैपिटल को क्या बोला जाएगा? पेड अप कैपिटल बोला जाएगा। उस कैपिटल को क्या बोला जाएगा? पेड अप कैपिटल। समझ आया? जैसे फॉर एग्जांपल है 900 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, होल्ड कितना करा? 8 पर शेयर, 1 8 कितना करा? 7 पर शेयर,
पब्लिक ने 7 रुपये पेमेंट करा, 1 रुपये पब्लिक ने पेमेंट नहीं करा। 900 शेयर है और 7 रुपये पेमेंट करा तो 6,200। अरे ये पैसा है मेरे पास। शेयर कितना इशू करे थे? 10,000। 10,000 के बदले में पैसे एक्चुअल में कितना है मेरे पास? 6,300। अब आपके माइंड में आता है, मैडम एक बात बताओ, मैंने शेयर इशू कर दी, ठीक है भाई, जितनी एप्लीकेशन आती है वो तो मेरे पे डिपेंड है, मेरी रेपो कितनी है, वो सब्सक्राइब कैपिटल होती है, ठीक है। मैंने होल्ड अप में मैंने कम रुपए मांग लिया, क्योंकि जो नहीं मांगा वो मैं बाद में यूज कर लूँगी, वो तो मैंने एक टाइप का रिजर्व ही कर लिया, ठीक है। तो जिन लोगों ने कम पैसा, भाई देखो अगर 900 शेयर है, मैं 8 रुपये मांगूंगी तो पब्लिक मुझे 8 रुपये देगी। जिन शेयर होल्डर्स ने प्रॉपर 8 रुपये दे दिए वो तो मेरे परफेक्ट शेयर होल्डर्स है, बिल्कुल सही शेयर होल्डर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। लेकिन कुछ आपने देखा होगा डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स होते हैं, डिफॉल्टर होते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइम पर स्कूल की फी पेमेंट नहीं करते, डिफॉल्टर बोल देते हैं। ऐसे कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो डिफॉल्टर टाइम पर अपना शेयर्स का पैसा कंपनी को पे नहीं करते हैं, उनको हम डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स कहते हैं। उन्होंने मांगा उनसे 8 था, उन्होंने कितना दे दिया? 7 रुपये दे दिया, तो मेरा कैपिटल कितनी हुई? अब उन्होंने जो 1 रुपये नहीं दिया, कंपनी उनको 14 डेज का नोटिस भेज दिया, कंपनी उनको 14 डेज का नोटिस सेंड करती है, समझ आ गया? और उनसे कहती है कि आप अपने जो आपका अमाउंट पेंडिंग है उसकी क्या कर दो? पेमेंट कर दो। 14 डेज का नोटिस मिलने के बाद भी अगर वो कंपनी का पेंडिंग अमाउंट पेमेंट नहीं करते हैं तो उस केस में कंपनी उनके शेयर्स को फॉरफीचर कर लेती है, उनके शेयर्स को क्या कर लेती है? फॉरफीचर कर लेती है। फॉरफीचर का मतलब जब्त कर लेती है, जब्त का मतलब उन लोगों से शेयर वापस ले लेगी कंपनी, ले लिए। और उन लोगों ने जितना पैसा दे रखा था ना, भाई दे तो रखा था, 8 रुपये मांगा था, 8 में से 7 तो दे ही रखा है, 1 रुपये तो नहीं दिया। जो पैसा उन्होंने दे रखा था कंपनी को, वो पैसा भी कंपनी अपने पास रख लेती है और शेयर भी उनसे वापस ले लेती है, उसको बोला जाता है शेयर फॉरफीचर कर लिए। कंपनी को तो क्या हुआ? फायदा ही होगा, फायदा हुआ है नहीं हुआ? हो गया ना, कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट होगा क्योंकि शेयर भी वापस मिल गए और जिन लोगों ने जो 7 रुपये दिए वो पैसा भी कंपनी फॉरफीचर कर देती है। कंपनी फिर इन्हीं शेयर्स को और किसी पर्सन को री इशू कर देती है, दोबारा री इशू कर देती है, समझ आता है? कंपनी 10 में करती है, 9 में करती है, वो कंपनी पे डिपेंड है, लेकिन दोबारा किसी और को री इशू कर देती है और जो बंदा खरीदेगा वो कंपनी का ओनर बन जाएगा। इस तरीके से कंपनी ठीक है शेयर इशू करती रहती है और पूरी लाइफ में वो 10,000 से ज़्यादा शेयर इशू करती ही नहीं है, क्योंकि इस तरीके से जिन्होंने नहीं दिया उनसे वापस ले लिया, फिर इशू कर दिया, उनसे फिर पैसा आना, सारा पैसा लेगी, चलता रहता है कंपनी में ये सब चीज़ें। तो ये थी बेटा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, समझ आया सब? किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है तो बोलिए। अथोराइज कैपिटल का मतलब वो मैक्सिमम कैपिटल जो सेबी कंपनी को अथोराइज करती है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन के टाइम पे, इससे ज़्यादा के शेयर कंपनी अपनी पूरी लाइफ में इशू कर ही, अरे बोल दो, नहीं सकती। इशूड कैपिटल, अथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी पब्लिक में इशू करती है, उस कैपिटल को क्या बोला जाता है? इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब, पब्लिक से जितनी एप्लीकेशन आती है शेयर परचेज करने की, वो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल। पब्लिक से जितना पैसा कंपनी होल्ड करती है वो हमारी होल्ड अप कैपिटल, और पब्लिक जितना पैसा कंपनी को पेड करती है वो हमारी कौन सी कैपिटल हो जाती है? पेड अप कैपिटल। कौन सी कैपिटल होती है? पेड अप कैपिटल। तो ये था हमारा टॉपिक। एक मैंने सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस में ओनर फंड में मैंने एक सोर्स पूरा करा लिया है, इक्विटी शेयर्स। मंडे को ठीक है, जो बच्चे नहीं आ रहे या जो सारे बच्चों के पास मैसेज चला जाएगा, सभी बच्चे स्कूल आए, ठीक है। मंडे को इक्विटी शेयर्स प्रॉपर याद करके आना, प्रॉपर लर्न होना चाहिए हर स्टूडेंट को। व्हाट डू मीन बाय द इक्विटी शेयर है क्या, उसकी फीचर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर 2 टाइप का होता है, इक्वल राइट और डिफरेंशियल राइट। इक्विटी शेयर की मेरिट्स, डीमेरिट्स और टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। इट मीन्स हमारा इक्विटी शेयर का कैपिटल या जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा? प्रेफरेंस शेयर। क्योंकि शेयर 2 टाइप के थे ना, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। इक्विटी कंप्लीट है तो नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? प्रेफरेंस शेयर। ओके, थैंक यू।